5 जून 2024 आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहला जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था वो 5 जून 1989 में सेलिब्रेट किया गया था, और उसके अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी है उन्होंने एक वहाँ वर्कशॉप रखा था। उसमें मुझे भी उन्होंने लेक्चर देने के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरा एक जो रिसर्च पेपर था पोल्टन और हॉलोकॉस्ट वो पब्लिश 88 में मैं लिख चुका था और पब्लिश हो चुका था। जब मैं 88 में जो था ये दिल्ली हाई कोर्ट में गया था एनवायरमेंटल और वाटर पोल्यूशन के लिए, सिविल रिट पिटीशन नंबर 372 ऑफ 1988, उसमें जस्टिस वधवा थे, एक और जज थे डॉक्टर शर्मा। वो मुझसे 3 दिन तक सवाल करते रहे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने लॉ पढ़ा नहीं था। मैं उनके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की, मगर उनकी तसल्ली नहीं हुई। 3 दिन में बात सुनने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं नई रिट फाइल करूँ, इस रिट में ये डिसीजन नहीं हो सकता। खैर, मगर इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ, हालांकि मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता था मगर नहीं हुआ। मैं नहीं समझा सका अपनी दोनों जज का बेंच जो था, मगर उन्होंने जो मुझसे सवाल किए उसने मुझे मजबूर किया कि मैं कानून को पढ़ूं। तो उस मजबूरी में मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पैनल कोड, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, वाटर एक्ट 74, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 86, ये सब परचेज करके लाए, इनको स्टडी करके, और फिर मैंने जो था एक प्रोजेक्ट पेपर लिखा, पोल्टन ऑफ हॉलोकॉस्ट, विनाश के लक्षण। ये सारा वो वाटर और एनवायरनमेंट के पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन। तो जब वो मेरा प्रोजेक्ट पेपर पब्लिश हुआ तो मुझे कुछ मशहूर हो गया। मैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर, मुझे एक दफ़ा बुलाया था, एक और NGO होता था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, मुझे लेक्चर देने को बुलाया था जब गंगा पोल्यूशन का फेज़ 1 जो था कंप्लीट हुआ। राजीव इब्राहिम मिनिस्टर होते थे। गंगा पवित्र ना हो के और ज़्यादा मैली हो गई, सब पैसा खा गए बेईमान जो चोर थे, नेता जो अफसर है। क्या कोई बात नहीं। क्या उसके बाद जो था तो ये जब हुआ तो मैं जो था उसके बाद जो था ये ऑर्डर पिटीशन नंबर 43 ऑफ 1989 मैंने ये जो था उस पेपर पब्लिश हुआ। उसके बाद मैंने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन न्यू दिल्ली में एक अपनी अपील फाइल की, पिटीशन फाइल की। उस पर सुनवाई चालू हुई। जब उसकी एडमिशन हुआ उसमें 2-3 रिस्पोंडेंट थे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिससे हमें प्लॉट अलॉट किए थे, और नाले, सीवर और इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का वो गलत डिजाइन किया गया, कंस्ट्रक्शन की गई, जिसकी वजह से वाटर स्टैग्नेट हो रहा था, उससे बदबू निकल रही थी, और उससे एयर पोल्यूशन हो रहा था, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा था। तो इसके लिए आगे जो था मैं गया, मैं कहा भी इस पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, जो ज़िंदगी कम हो गई उसका 1-1 लाख रुपये हमें कंपनसेशन दो, हर प्लॉट अलॉट हुआ। मैं उस ज़माने में यमुना विहार ब्लॉक B5 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता था। उस कैपेसिटी से मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था, फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने 3 पेज का ऑर्डर पास किया नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने, और हमारी जो थी अपील ऑर्डर पिटीशन एडमिट कर दी। अब एडमिट की, अब DDA ने कहा 1-1 लाख रुपये, कहते 4200 का प्लॉट दिया, 4200 का, 1 लाख रुपये मुआवजा दो। अब मैंने कहा भी कोई प्लॉट का मुआवजा थोड़ा ना मांग रहे हैं, जो जिंदगी कम हुई है उसका मुआवजा मांग रहे हैं, तो कितनी लगा दो जिंदगी की कीमत। अब चुप हो गए, फिर वहाँ तो नहीं बोल पाए, मैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। तो उन्होंने कहा, जस्टिस रेड्डी होते थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर, उसके चेयरमैन थे, 5 जजेस की बेंच थी वो। क्या मैं बस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सिविल अपील नंबर 2931 ऑफ 1991 में मैं वहाँ गया तो जज साहब पूछते हैं मुझसे, 2 जजेस की बेंच थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जिसने सिविल अपील सुनी थी। वो कहा आपने एडवोकेट क्यों नहीं एंगेज किया? मैं कहा एडवोकेट नो नथिंग। वो एडवोकेट वो डेट लगाते रहते हैं, उनको तो देखते हैं कि ये जजेज जो है रिश्वत जो लेते हैं एडवोकेट के थ्रू लेते हैं, डायरेक्ट पिटीशनर से थोड़ा लेते हैं, और मैं पिटीशनर पर्सन था, मुझे क्या लेना देना किसी एडवोकेट से। तो क्या वो मुझसे रिश्वत नहीं वसूल कर पाए, और मगर उनको स्टे वैकेट कर दिया। अब वो स्टे वैकेट हो गया, वो मैं लेके आया, बस नेशनल कंज्यूमर कमीशन में फाइल किया। तो वो चेयरमैन जो थे रेडी, मगर भी दिस इज नॉट प्रॉपर,
मगर दिस इज प्रॉपर, दे आर एजुकेटेड लिटरेट पीपल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दिस इज ओके, देयर इज नो डिफेक्ट इन द ऑर्डर, then they go, okay, we admit it, we accept it, then they accepted, because I was not willing to hear. मैं लेबर किए, धक्के खाए हैं, स्कूटर पेट्रोल फूका है 2 महीने, और तुम कह दो प्रॉपर नहीं है, व्हाट डू यू मीन प्रॉपर, इनप्रॉपर? तो मैंने उसको डांट दिया, जो 5 जज की बेंच थे, और तो मुझे बोला नहीं, ये फिर रेडी ही बोला करते जो प्रेसिडेंट थे कमीशन के। तो ये 3 मुकदमे मैं इस तरह लड़ता रहा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मामले में, और इन सब का जो था मेरा कंक्लूजन जो निकला वो ये था, ये सब हो गए। फिर मुझे जो था जुलाई 89, 8 जुलाई 89 को, उससे पहले जो था मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी ने बुलाया था, मैं बताया था 5 जून को। फिर 8 जुलाई को हमारी जो यमुना विहार 5 लॉ की एसोसिएशन की, उसकी तरफ से 8 जुलाई को 89 को गांधी पीस फाउंडेशन में ये मैंने एक दफ़ा सबको बुलाया, प्रेस वालों को बुलाया, मैंने अपना लेक्चर दिया, उसके अंदर प्रेस के सारे प्रेस वाले आदमी आए। तो ITU उस ज़माने में सारी प्रेस ये होती थी, और गांधी पीस फाउंडेशन वो जो था नज़दीक था, वहाँ से पैदल चल के आ जाओ, और संडे का दिन था, तो अखबार वाले सारे जो फालतू घूमते रहते हैं, क्योंकि उस दिन जो सरकारी दफ्तरों की छुट्टी होती है, तो उनको न्यूज़ नहीं मिलती, उनको यही न्यूज़ मिल गई। मंडे को इनके पास अखबार में छापने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि संडे को जो सब सरकारी दफ्तर बंद होते हैं। तो मेरा जो लेक्चर था और जो क्वेश्चन सारा का सारा हिंदी अंग्रेजी के दिल्ली छपने वाला अखबार में पब्लिश हुआ, तो उससे जो था तो ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जो था इन सब चीज़ों के बाद जो था ये मैंने कहा भाई ये तो सब हो रहा है, मैं क्यों ना एक किताब लिख दूँ। तो मैंने जो थी ये किताब जो लिखी, सबसे पहले मेरी किताब थी कि जो ज़िंदगी में मैंने देखा हुआ, तो ये मेरी फिजाई नेशन सोसाइटी, ये किंडल ई बुक है, किंडल का ऐप डाउनलोड कीजिए, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। हाँ, पेपर में पढ़ेंगे, मैं तो पेपर बुक मंगाने के लिए आपको Amazon.in पे ऑर्डर करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, 1 महीने बाद में 20 दिन में अमेरिका से छप के आ जाएगी, कस्टम ड्यूटी पे करके आपके पास। तो इस किताब में मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, मगर ये एनवायरनमेंट और वाटर पोल्यूशन के मामले में 3 चैप्टर्स है। चैप्टर 5 जो है होली गंगा एंड क्राइंग गॉडेस पार्वती। एक दफ़े जब मैं बंगलौर से दिल्ली आया, तो एक लेडी जो थी मेरे त्रिभुवन B5 121 मकान के सामने खड़ी हुई थी। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, घूम के आके दूध लेके लौटा, तो रोड थी वो बुढ़िया जो थी, वह मेरे घर की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा कि हाँ आप कौन हो, कि आप कैसे यहाँ पे कोई काम है क्या आपको? उन्होंने कहा कि मैं पार्वती हूँ, गॉडेस पार्वती, मैं भगवान शिव की पत्नी हूँ। अच्छा, अब मैं कोई डिस्प्यूट नहीं किया, कोई कहती है मैं किसकी पत्नी हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं क्यों किसी को डिस्प्यूट करूँ, आप बैल मुझे मार, मैं झगड़ा करूँ बेकार में, मैं पीछे पड़ जाए, सारे मोहल्ले वालों को बुला ले, पिटाई करनी शुरू करने मेरे। तो मैं कहा अच्छा, मैं तब भी सिक्किम से लौट के आया था, तो मैंने उनको कहा मैं अभी बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। तो मैंने दरवाज़ा खोला, ताला खोला, घर में बैठाया उनको, सोफे बैठाया, और मैंने सिक्किम वाली चाय बैठाई, वो भी शांतिपूर्वक बैठे रही। और गॉडेस पार्वती ने फिर जब चाय पी ली, तो मैंने कहा चाय पीजिए आप, उन्होंने चाय पी, मैं बिस्कुट और रस मैंने उनको दिए खाने के, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं, खाली चाय पे सिक्किम से। वो ज़माने में 4,500 रुपये किलो वाली चाय थी, आज तो 1 लाख रुपये किलो से ज़्यादा मिलती है चाय, बहुत बढ़िया चाय थी। तो मैं 250 ग्राम चाय लाया था सिक्किम से, बागडोगरा वहाँ से एयरपोर्ट से परचेज की थी वो। खैर कोई बात नहीं, वो चाय पी। तो मैंने पूछा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वो कह रोने लगी। मैं कहा देखिए आप चाय पीजिए, पानी पीने के लिए मैंने नहीं ठीक है। फिर उन्होंने अपने पन्नों से अपने आंसू पूछे, उन्होंने दुख का जंजाल बताया कि क्यों दुखी है। उन्होंने मुझे कहानी बताई कि हमारी एक बेटी थी गंगा, वो बेटी जो हमारी बेटी थी, और मेरे पति शिव उसको बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बड़ी प्यार करती हूँ, बहुत अच्छी है गंगा, जीवन दायिनी है, सारे संसार को जीवन देती है। तो एक जो थे भागीरथ थे, वो ऋषि मुनि टाइप थे, एक छोटे से राजा थे और विरासत थे। उन्होंने कहा जी आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो, मुझसे शादी कर दो। शिव को अपनी बेटी गंगा से बहुत प्यार था, वो उसको देने को तैयार नहीं थे किसी को भी। तो फिर शिव उन्होंने गंगा ने मुझे भागीरथ मुझे कहा कि तो भाई आपको बेटी तो प्यारी है, किसी मुझे मुझसे शादी कर दो, मैं इसको सुखी रखूँगा, मैं सब आराम करूँगा, इसके बाल बच्चों की भी देखभाल करूँगा। तो अब पार्वती ने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने शिव को अपने पति को समझाया, जैसे तैसे शिव को मना लिया। पार्वती के
और शिव ने जो थी अपनी बेटी गंगा की शादी भागीरथ से कर दी। और भागीरथ जो थी, जैसे एक हर कोई भी अच्छा दमाद है, मैं भी किसी जमाने में दमाद था, अब तो मेरी बीवी भी मर गई, मेरी सास भी मर गई, ससुर भी मर गए, देहांत हो गया, अब मैं 80 ईयर्स का हो गया। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि इसको हम, तो वो हर साल आते थे भागीरथ, और शिव को पार्वती बताते आपकी बेटी सुखी है, उसके बाद बच्चे सब ठीक है। बच्चे जो होते हैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ आके बड़ी नदी में इकट्ठी हो जाते हैं, उसके बच्चे हैं गंगा के। तो इस तरह से ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो उसके बच्चे थे, बताते हैं वो भी सब ठीक ठाक है, गंगा भी ठीक है और गंगा के ट्रिब्यूटरीज भी ठीक है, उनमें भी सब शुद्ध पानी है। अब क्या हुआ, उसका बहुत साल से भागीरथ आई नहीं। अब शिव दुखी कि भाई मेरी बेटी का क्या हाल है, मेरी बेटी का बच्चों का क्या हाल है, और पति का दुख के मैं भी दुखी। भाई जब पति दुखी हुआ तो पत्नी को दुख होगा ही दुखा, तो वो पत्नी भी दुखी हो गई पार्वती। तो मैं इसलिए जो था, मुझे क्या नाम, उन्होंने नारद मुनि ने कहा, जब बात हुई, उन्होंने कहा आप वहाँ जाओ, जो धर्मराज हैं वो सिक्किम में धर्मराज की विष्णु कुमार अग्रवाल से मुलाकात हुई थी, और वो उनको स्वर्ग नरक सुबह घुमा के लाए थे। उन्होंने यमराज को कहा था कि घुमा के लाओ, स्वर्ग में कौन कौन मिला और वो क्यों भेजा है, वो मुझे जो था उन्होंने धर्मराज ने एक्सप्लेन किया। नरक में किस किस को भेजा, किस किस को नहीं भेजा, वो जो था वो भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया। उनका मेरे न्याय में, इंसाफ में धर्मराज ने कहा कभी कोई गलती नहीं होती, मैं बिल्कुल ईमानदारी से न्याय करता हूँ, किसको स्वर्ग में भेजना, किसको नरक में भेजना। तो मैंने देखा भी उनकी बात तो सच है धर्मराज की बिल्कुल। तो अब जो थी पार्वती जो थी, पहले तो गई धर्मराज के पास, पीलिंग में सिंगम में एक स्टेशन है, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने तो जो था ढूंढ ढांड के मेरा विजिटिंग कार्ड निकाला धर्मराज ने, और पार्वती को मेरा दिल्ली का P5121 उसका एड्रेस दे दिया। मेरे मकान का नाम था त्रिभुवन, तीनों लोगों का भवन। तो वो जो था देख के, तो वो वहाँ पहुँची पार्वती में मेरे पड़ोस में गुप्ता जी रहते थे, सतीश गुप्ता जी। उन्होंने कहा जी वो तो अपने बेटे के बच्चों के पास बंगलौर गए हुए हैं। तो खैर वहाँ से उन्होंने उतना बंगलौर का एड्रेस लिया मेरे बेटे का, वहाँ पहुँचे, बंगलौर पहुँचे, दिव्याशी इलान में अपार्टमेंट के थे वो। तो वहाँ पे उनको एक कर्नल साहब मिल गए, वो मेरे दोस्तों में थे, अब तो खैर उनका देहांत हो चुका 3-4 साल पहले। तो वहाँ मिल गए पार्वती को, उन्होंने कहा जी वो तो जो है ये 14 क्या नाम, ये नरेंद्र मोदी बनाया उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री, वो तो लिपाक्षी टेम्पल गए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, अब वो 14-15 को वहाँ रहेंगे, तो 15 की शाम तक रात तक मिलेंगे आपको। तो उनको जो थी कह रहे अच्छा। तो फिर वहाँ से वो पार्वती जो थी उनको एड्रेस तो मिल गया। खैर तो मैं जो वहाँ से मगर मैं दिल्ली आ गया। तो फिर बंगलौर के चक्कर काट के स्वर्ग लोक से गई वो सिक्किम, पीलिंग से आई दिल्ली, दिल्ली से गई बंगलौर से फिर दिल्ली घन चक्कर बन गई पार्वती जो थी। खैर तो वो जो थी लौट के आई, तो उन्होंने आके फिर मुझसे मुलाकात की, तो चाय वाय पी। तो खैर मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं ये बहुत मैंने मुकदमे लड़ लिए, एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन कर लिए, रिवर्स के पोल्यूशन पे लिख भी दिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला नहीं है, मैं तो हार गया। मैं बताऊँ आपको क्या सोल्यूशन बताऊँ, जब मुझे डिफीट कर दिया हिंदुओं ने गंगा मैली कर दी, हत्या कर दी, गंगा की सारी नदियों की हत्या कर दी। तो मैं कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा है कि मैं तो बुढ़ा हो चला हूँ, ये किताब में लिख के छोड़ देता हूँ, जैसे कृष्ण ने गीता में लिख के छोड़ दिया कि भाई कोई आदमी अच्छा आदमी आएगा उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन लगा। हालांकि कुरान में भी ये 3 आयतें हैं, 9 आयतें हैं। तो देखेंगे क्या होता है कि मैं तो मेरे बस की नहीं बचा, मैं तो हार गया हूँ। और मैं कहा अब देखिए आप भी रो, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, विष्णु भी रोने लगा आंखों से, पार्वती भी रोने लगी आंखों से, दोनों के आंसू देख के। पार्वती का अच्छा जब आप तो खुद ही मात खा गए इन बेईमानों से, हिंदुओं से, तो मैं क्या करूँ, सरकारी तंत्र ऐसा है, ऐसा भ्रष्टाचारी हैं, तो ना आप कुछ कर सके ना मैं कुछ सकता। और मैं जाके भगवान शिव को बता दूंगी कि आपने बहुत कोशिश की मगर आप उसमें कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए, तो और किसी को ढूंढेंगे, शिव महाराज भगवान जैसा देखेंगे। तो इसके ऊपर जो था मैंने ये चैप्टर 5 है, इसमें जो मेरी किताब है फ्रजाइल न्यूट्रिशन सोसाइटी का चैप्टर 5, होली गंगा एंड गॉडेस पार्वती, जो थी क्राइम गॉडेस पार्वती, रोटी भी आई थी ना पार्वती, तो वो जो था तो ये चैप्टर 5 है। इसमें चैप्टर 6 है, पल्स ऑफ रिलीजन एंड रिवर्स ब्रिंग रिवेंज टू ऑफ नेचर। तो इसमें जो चैप्टर 6 है कि जो हमारे धर्म के
और नदियाँ जो हैं, वाटर जो है, जो वाटर सोर्सेस हैं, इनका जो है, ये जो है इंसान से जिसने इनको गंदा किया है नदियों को, और धर्म को भी गंदा कर दिया। कहते गंगा माँ, जमुना मैया, ये तो इनका धर्म, माँ कहते हैं उसी में गंदगी करते हैं और गंदा कर दिया है। और कोई गाना भी आया था, राम तेरी गंगा मैली। और राम क्या करे जब हिंदुओं ने गंगा मैली कर दी। और मैं वहाँ राम गंगा गया था, जहाँ पे वो मंदाकिनी थी, बड़ी ब्यूटीफुल लेडी जो थी, वो भी मेरठ की थी। तो जहाँ का मैं हूँ, मेरठ सिटी का नेटिव, लालपुर से की, उसने जो था रॉक के ऊपर खड़े हो गए, अब वो गाना गाया था, उसके सब कपड़े गीले हो गए थे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैंने भी उस रॉक पे, नदी में, राम गंगा के बीच में थी, मैं चढ़ने की कोशिश की। मेरा छोटा भाई महेश कहना लगा, नहीं भी तो मत जाओ, पानी का बहाव बहुत तेज है, ये पहाड़ी नदी है, तो कहीं तो परेशानी हो जाएगी, मैं भी तुम्हें नहीं संभाल पाऊँगा। वहाँ कुमरिया में एक PWD का गेस्ट हाउस था, हमने एक रात उसमें बिताई है। वहाँ पे भी बड़े मज़ेदार किस्से हुए हैं। तो मुझे तो घूमने, खाना खा के घूमने की आदत है, खाने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई चौकीदार है, कोई इंतजाम नहीं है जी। तो उसने कहा, हमने कहा तेरे पास है क्या? उसने कहा मेरे पास तो उड़द की दाल है और चावल है और हरी मिर्ची। हमने कहा तो इसे ही उबाल दे, और इसमें नमक डाल दिए, थोड़ा सा उबाल दी। हम दोनों भाइयों ने खाया है, और शाम को खा के तो लेट गया जाके पलक के ऊपर। और मैं घूमने लगा, बाहर घूमने लगा, तो आवाज़ आई कुछ किसी जानवर की पत्तों के ऊपर चलने की है। मैंने देखा तो एक जो था, वो तेंदुआ जो था, वो आ रहा था, उसके पत्तों की आवाज़ थी। मैंने देखा तो जा रहा होगा कोई भीगा दे देना है, और झरझर करके रामगंगा के शुद्ध पानी की आवाज़ आ रही थी। तो मैं उसका आनंद ले रहा था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई। बूंदाबांदी चालू हुई तो फिर मैं कहा अभी तो कोई हल्की है, कोई बात नहीं। मैं जाके थोड़ी देर में बरामदे में बैठता हूँ अपना, एक मैंने इजी चेयर रख ली थी वहाँ पे। मगर क्या हुआ, वो जो था, वो तेंदुआ जो है वहाँ पे आ गया। तो फिर मैंने वहाँ से झट से चल के, और मैं जो जाली वाला दरवाजा था बंद कर दिया मैंने कमरे का। मैं कहा भाई ये तो बाहर तेंदुआ आ गया वहाँ। तो मेरे भाई ने कहा ये जाली तोड़ देगा इसकी, फिर लकड़ी वाला दरवाजा बंद करो, एक इसके पंजे में टूट जाएगी, खा जाएगा दोनों को। तो मैं फिर लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया, और हम सो गए दोनों भाई पलंग पे। सो गए, सुबह उठा तो मैं दरवाज़ा खोल के झाँक के देखा तो वो था ही नहीं। वो आके बरामदे में बैठ गया था जहाँ मुझे बैठना था कुर्सी के पास। खैर वो चला गया, वहाँ रात को और कहीं चल जाना होगा, चला गया भाई वो वापस जो था, तो वो लेपर्ड जो था वो चला गया। तो ये नदियों से मेरा बड़ा प्यारा प्रेम रहा है, मगर क्या करूँ। तो उसके बाद जो था, फिर ये चैप्टर 7 है, पोल्टन और हॉलोकॉस्ट, जो मैंने मुकदमे लड़े 88 में दिल्ली हाई कोर्ट गया, उसके बाद नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, और उसके बाद ये तीनों चैप्टर जो थे मैंने इसमें फ्रजाइल नेशन सोसाइटी में अपनी इस किताब में छाप दिए। अब ये किताब छपी है, इसको कोई पढ़ता पढ़ाता नहीं, तो मैंने सोचा इसको दिखा दूँ, पब्लिक को जो है दो कुछ कर ले है, इसमें अच्छा है कुछ कर ले मेरी किताब में। तो मैं तो मग रह जाऊँगा, पता नहीं कितने हफ्ते 10 दिन की सुबह को जिनकी चल रही है, शाम का पता नहीं सच चलेगी, रात को सो गया तो पता नहीं अगले दिन में आँख खुलेगी नहीं खुलेगी। तो ये जो है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, पर ये गंदगी जो है, एनवायरनमेंट और वाटर पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है। अब जो आने वाले युद्ध होंगे, एक तो ये जो रिवर है, नदियाँ एक जगह दूसरे क्रॉस होती हैं, अब ऊपर वाले ने पानी झूठा कर दिया, गंदा कर दिया, तो नीचे वालों को गंदा पानी मिलेगा, इस बात पे लड़ाई होगी। दूसरी ये भी हो सकता है कि जो एयर पोल्यूशन हो गया, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो गया, अब एयर पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। हिंदुस्तान की हवा जो है, जब विंटर में यहाँ एकदम बहुत तगड़ा पोल्यूशन हो रहा था, वो पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान की हवा को भी आबहवा को गंदा कर देती है एयर पोल्यूशन। अब ये कहते हैं दिल्ली वाले कहते हैं, वो दिल्ली में थोड़ा पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन पाकिस्तान में भी तो हो रहा है। ये नहीं कहते कि ये दिल्ली का, नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन जो पाकिस्तान जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब पाकिस्तान तो सुलटेंगे, पिदीना पिद्दी का शोरबा, एक छोटा सा कंट्री क्या कर लेगा पाकिस्तान, वो लड़ेगा भी नहीं हिंदुस्तान से। मगर ये अगर जो हवाएं जो हैं, ये बेगानी हवाएं, आवारा हवाएं, पोल्यूटेड हवाएं, ये हिमालय को, पहाड़ को पार करके चीन में चली गई और तिब्बत पहुंच गई, और वहाँ का इन्होंने एनवायरनमेंट गंदा कर दिया, जैसे पाकिस्तान का किया है, लाहौर वगैरह का, पंजाब के इलाके का, तो चीन बर्दाश्त करने वाला नहीं है, वो अटैक कर देगा।
वो 600 साल जो है अहोम किंग्स से जो यूनान पर से आए थे, ये चीनी है सब असम के, और ये सुनने वाले नहीं है, चीन उस पर कब्जा कर देगा। 62 की लड़ाई में गया था। फिर ये जो नेपाल है, उत्तराखंड है, हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ये सब नेपाल के हिस्से थे। 1816 की संधि में, जो कि वाइडेबल संधि थी, गैर कानूनी संधि थी, उसका कोई 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जो है उसमें ये सब गलत है, संधि वाइडेबल नहीं है, वाइडेबल है, गैर कानूनी संधि है। तो इसलिए अगर जो नेपाल अपना इलाका वापस मांगता है तो हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेशनल ऐसी ही। अगर चाइना जो आए थे यूनान पर, उनसे 600 साल राज किया, 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता हुआ उनका है, तो वो जो था उस पर कब्जा कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट वाज इट वाज ट्रेडिंग कंपनी, ये कोई किंग थे, वो डायरेक्टर थे, नौकर थे कंपनी के। तो ये सारी चीज़ें जो होने वाली है, तो इनको लेके युद्ध हो जाएंगे, मारा मारी हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि अब क्या क्या है, इससे मारा मारी से कैसे बचा जाए। ऐसे नेचर इज द बिगेस्ट किलर। हमारी चोट लग जाती है ना, खुद जम जाता है, अपने आप को जम जाता है और ड्राई हो जाता है, वो बहता नहीं रहता। हाँ, जो डायबिटिक होती है उनका मैं थोड़ा जो ज़्यादा टाइम देता। तो अब होगा क्या इसका, इसलिए कुदरत ने क्या काम किया कि बच्चे पैदा कर, औरतों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, उससे आबादी घट जाएगी। अब जो है WHO वाले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले तो कहते हैं कि 2100 में हिंदुस्तान की आबादी 160 करोड़ से घट के 100 करोड़ की हो जाएगी। मगर मैं उनकी फिगर से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी फिगर को बोगस मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? उसकी वजह ये है कि वो 2 बच्चों की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बच्चे 1.5 बच्चा पैदा कर रही हैं, यानी 10 औरतें 15 बच्चे पैदा कर रही हैं, तो आबादी घट रही है। अच्छा, वो जो 2.1 की फिगर है, वो कि भाई वो 2.1 बच्चे यानी कि 10 औरतें मिलकर 11 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कभी 21 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्यों? वो तब है कि जबकि माइग्रेशन नहीं हो। हिंदुस्तान में गरीबी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जो है आदमी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड माइग्रेट कर रहे हैं। हर साल 5-7 आदमी लाख जो है हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं, तो उससे भी आबादी घट, और उसका नंबर जो है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अभी अगले 10 साल में ही 2024 से 2035 तक आज जो है बुढ़े जो 60+ की एज है सीनियर में, उनकी आबादी हिंदुस्तान की आबादी का 10% है। और अगले 20 साल में यानी 10 साल के बाद जो ये 2035 तक जो है वो बुढ़ों की आबादी जो है 20% हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और बच्चे पैदा होने कम हो गए, अब बुढ़े तो मरेंगे ही, तो 1-2 बच्चे पैदा होने बाद कम हो गए, बुढ़े मरने शुरू हो गए। तो इससे चीज़, और फिर जो है अब ये पंचायतों से लगा के, और ये सब औरतों का रिजर्वेशन है 50%, म्यूनसिपलिटीज़ में, म्यूनसिपल बॉडी में 50% रिजर्वेशन है। अब जो अगले इलेक्शन होंगे विधानसभा होंगे, लोकसभा के, उसमें औरतों का जो 1/3 रिजर्वेशन रहेगा। तो ये प्रधानमंत्री बनेगी, मंत्री बनेगी, MLA MP में, इनके पास कहाँ पर बच्चे पैदा करने की। तो ये हिंदुस्तान की जो आबादी जो है घटनी चालू हुई है, ये पंचायतों में, म्यूनसिपलिटियों के इलेक्शन की वजह से हुई है। वो तो नेता बन गई सबकी सब, वो बीबी कौन बनेगी? उन्होंने बीबी बनना छोड़ दिया। आज जो बाहर में जाए बीबी, मैं किसकी बीबी, मैं तो तेरी अफसर बनूंगी, तुझे हुक्म दूंगी। वो पति पे बेचारे डर के मारे बैठ गए, उन्हें हिंदुस्तान ऐसे कांड बना दिए। वो उनको तो तजुर्बा नहीं है, मुझे इसी का तजुर्बा है, ये और तो कुछ डरने की वो जरूरत नहीं है। मैंने कहीं अभी कल मेरे पास 2 मुकदमे आएंगे तलाक वाले, कोई तलाक वाला कुछ नहीं होता, बकवास बात है सब। कोर्ट ही ऐसी रहती, कौन होती है कोर्ट? मियाँ भी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो मैं कोर्ट में भी सुलटा दूंगा, तो मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हो जाऊँगा, कहानी मसलों का, मियाँ बीबी के झगड़े का। मैं मियाँ बीबी के झगड़े मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सास ससुर से झगड़ा हो, डाइवर्स का मामला, उसको मैं सुलझा दूँगा, जब मैं सुधार चुका हूँ मामला, और जितने भी आएंगे सुलझा दूँगा। अब दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ बहुत चक्कर चल रहे हैं। मैं बंगलौर से आ रहा था, तो एक लेडी दूसरी लेडी से बात कर रही थी, वो है कि उसका जो डाइवर्स करेगा, उसने केस फाइल कर दिया उसके हस्बैंड ने। अरे फाइल कर दो, कर दे, उसकी ऐसी तैसी हस्बैंड की, कैसे डाइवर्स हो जाएगा? साधन में थे, जन्म जन्म का साथ होता है, जिससे शादी हो गई वो 7 जन्मों की नहीं हो गई, तो भाग के कहाँ जाएगा? मुझसे छोड़ के मुझे तलाक देंगे, कौन होता तलाक देने वाला है? जिस वकील को तूने क्या, उसके वकील की ऐसी तैसी, वो टुकड़ा खोट कुत्ता, तो ये बेकार है।
मैं बिना वकील के मुकदमा लड़ूंगी तुझसे? हाँ, उसको मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं बिना वकील के खत्म होगा काम। और कोई कोर्ट के वगैरह जज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये सब जो बदल रहा है, अब जब आबादी कम घट जाएगी तो पोल्यूटर कम हो जाएंगे ना। जब पोल्यूटर कम हो जाएंगे, ये आदमी ही तो, आदमी औरतें तो पोल्यूटर हैं। जब ये पोल्यूटर कम हो जाएंगे है, ये पापी जो है कम हो जाएंगे, इनके पाप धोने की जरूरत ही नहीं बचेगी गंगा को। पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। जब ये पाप ही नहीं बचेंगे तो इनके पाप तो अपना भी खत्म हो जाएंगे। तो उससे फिर गंगा को मैला कौन करेगा? दूसरी चीज जो केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि जो है हम करप्शन फ्री सेवाएं सबको देंगे, एजुकेशन सबको देंगे फ्री, बहुत बढ़िया एजुकेशन देंगे, सबको हेल्थ देंगे, अच्छी तंदुरुस्ती देंगे, तो बीमार नहीं होंगे आदमी, तो गंगा प्रदूषण करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। अब जो एजुकेटेड रहते हैं, गरीबी तो अपना भी खत्म हो जाएगी। तो गरीबी, क्योंकि ये आग पानी का रिश्ता है, एजुकेशन और पॉवर्टी। यूरोप में जो पॉवर्टी खत्म हुई वो एजुकेशन की वजह से, नए नए इन्वेंशन हुए, साइंस हुई, टेक्नोलॉजी आई, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये 2024 के इलेक्शन में इन चीज़ों ने बहुत बड़ा, ये दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। इंडिया बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन का, तो इससे ये होगा। तो ये होने वाला है। तो ये जो पोल्यूशन है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, कि जब पोल्यूशन करने वाले मर गए, पोल्यूटर ख़त्म हो गए, तो उससे पोल्यूशन कम हो गया, तो फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी कहाँ बचेगा? ये भी ख़त्म ही हो जाएगा ना। और जो अंदेशा है कि हिंदुस्तान का पोल्यूशन पाकिस्तान चला गया, एयर पोल्यूशन, उसकी तो कोई बात नहीं। ये नदियाँ भी 3 जाती हैं पाकिस्तान, उसमें पोल्यूशन हो गया, वो भी बर्दाश्त कर दे, मगर चीन बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर हिंदुस्तान का पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन जो है, एक तो नदियाँ जो है सब चीन से आती हैं, तिब्बत से आती हैं, तो उसको तो गंदा करने का इल्जाम लगाना ही नहीं सकता हिंदुस्तान के, हम कि तुमने, हमने गंदा किया तो हमारी गंदगी हमारे मुँह पे आ रही है ना, तुमको क्या दे रहे थे। मगर जो एयर पोल्यूशन है, वो हवा जो गंदी जा रही है पॉइजनस हो गई है दिल्ली और इसको पूरे नॉर्थ इंडिया की, वो जब चीन जाएगी तो चीन बता नहीं कर रहा है कि इंडियन आर्मी की ऐसी तैसी मार देगा कि भाई या तो तुम अपने हवा, अपनी गंदी हवा अपने पास रखो, मेरे कंट्री में भेजने की जरूरत नहीं है, हम लोग शुद्ध आदमी हैं। तो भाई ये मामला, तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी जो है और चलेगा मेरा 20-25 साल। उसके बाद जब पोल्यूटर कम हो जाएंगे, पोल्यूशन कम, तो पोल्यूटर कम हो गया तो पोल्यूशन कम हो गया, फिर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन, वो कुरान को 9 आयतों की भी जरूरत नहीं बचेगी। ऐसी जो सनातन धर्म में 5 तत्व है, वाटर, जल, जल ही जीवन है, ये तो सच है, जीवन है, जल ही जीवन है, चाहे किसी मौजूद में कहा दो। हमारी बॉडी में 85% पानी है, तो वो सब खत्म हो जाएगा, तो मामले सुलझ जाएंगे। इस तरह से ये नेचर यदि बेकार सुलझ जाए, हमारी चोट मरम्मत कर देती है, ऐसी ये एनवायरमेंट की मरम्मत हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।